ओके, तो आई थिंक वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग बच्चों। और लाइव की शुरुआत हम लोग ऑल द बेस्ट बोल के करते हैं। आप सभी को आज के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट है, ठीक है। और हम यहाँ पर शुरू ही कर रहे हैं ऑल द बेस्ट बोल के, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऑलमोस्ट 46 बच्चे यहाँ पर वॉचिंग पर है, तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो सर महक, हेलो हेलो सभी को, हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब अर्ज है। और आज का ये जो लाइव है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जो भी आपके बहुत ज़्यादा कह लीजिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस निकलते हैं दोनों बुक से, वो इस एक लाइव स्ट्रीम में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट कह लीजिए 20 से 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसीलिए मैंने अलग से एक पीडीएफ बनाया है आप सभी बच्चों के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिएगा हर एक क्वेश्चन को बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम बच्चे, मोस्ट वेलकम। चलिए शुरू करते हैं बच्चों और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः 3 चुनौतियाँ कौन सी थी, ठीक है। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 की यहाँ पर बात हो रही है, तो हमारे सामने कौन कौन सी 3 मुख्य चुनौतियाँ थी, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चुनौती थी एकता बनाए रखना। आपको पता है कि हमारा देश एक तो था नहीं, 565 रजवाड़ों के अंदर यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से एकता बनाए रखना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और क्या था भैया, समूचे समाज का विकास करना। ऐसा विकास करना जिससे कि केवल एक तबके का विकास ना हो बल्कि सबका विकास हो बच्चों, ठीक है। और लोकतंत्र कायम करना, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका उपरोक्त जो सभी ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कि आज़ाद भारत के समक्ष जो मुख्यतः चुनौतियाँ थी ये 3 चुनौतियाँ थी बच्चों। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट वेयर द मेन 3 चैलेंजेस बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इस तरह से मतलब आज़ाद भारत के समक्ष की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टू मेंटेन यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट परफेक्ट। देखिए बैक टू बैक 4 क्लासेस हमारी होनी है, ठीक है। पहले ये आपकी एमसीक्यू की क्लास होगी, फिर इसके बाद आपका वन शॉट का मैं क्लास लेने वाला हूँ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे बच्चों, चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर कार्टून और प्लस में मैप का क्लास होना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट है ना वही आपको कवर अप करवाऊंगा। जो फालतू के क्वेश्चन है जिनकी आने की संभावना कम है बच्चों, वो आज मैं कवर अप नहीं करवाऊंगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए कि नेहरू जी ने 14 व 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था वह किस नाम से जाना जाता है। तो इस भाषण को ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भी कहते हैं बच्चों, और भाग्यवधु से चीर प्रतिचित भेंट भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ए और बी आपका दोनों सही उत्तर हो जाएगा। इस दोनों नाम से जाना जाता है बच्चों। यहाँ पर इसको ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भी कहते हैं और भाग्यवधु से चीर प्रतिचित भेंट के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि योजना आयोग की जगह नया आयोग कौन सा बनाया गया। तो योजना आयोग की जगह पर नया आयोग जो बनाया गया वो नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। योजना आयोग 1950s की बात हो रही है, इस टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था, और नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपका नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा बच्चा बताएगा। ऑलमोस्ट 110 बच्चे वॉचिंग पर है, बताइए यहाँ पर मुझे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है कोई नौजवान जो बता सके। देखें जरा कौन सा बच्चा यहाँ पर बता पाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी गुड, नितिन राजपूत, खान गर्ल,
सभी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, क्या बात है। चलिए परफेक्ट परफेक्ट, बताइए बताइए। नीति आयोग। देखिए जरा, किसी का जवाब आता है क्या? मैं तो हूँ ही यहाँ पर बताने के लिए। जायसवाल ब्लॉक्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस तरह से करके है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा प्रयास है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके है आपका, जो कि 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया था, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है बच्चों। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच न्यू कमीशन वाज क्रिएटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत जो है उसने निम्न में से कौन से अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। तो हमने यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है बच्चों। जब हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, तो हमारे पास ना दो रास्ते थे बच्चों। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाने का दो रास्ता था। पहला रास्ता था कि भैया यहाँ पर हम लोग पूंजीवाद अपना ले, जैसे यूएस ने अपना रखा है। अगला यहाँ पर हम लोग साम्यवाद या समाजवाद इस तरह से अपना ले, जो कि यूएसएसआर ने अपना रखा था। ठीक है, तो हमने इन दोनों का मिक्सचर अपनाया, हमने पूंजीवाद को भी अपनाया और साम्यवाद समाजवाद को भी अपनाया। तो यहाँ पर हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखी है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्या बात है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी मॉडल वाज अडोप्टेड इन इंडिया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कह सकते हैं हम लोगों ने अडोप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जवाब चैट सेक्शन में दीजिए मुझे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था बच्चों, कौन सा बच्चा बताएगा? है कोई नौजवान जो बता सके? चलिए, वेरी गुड, देखें जरा। गरीबी हटाओ का नारा, क्या बात है, कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। इंदिरा गांधी, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, और इंदिरा हटाओ का नारा ये ग्रैंड अलायंस ने दिया था। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से इंग्लिश मीडियम में रहेगा, हु गेव द स्लोगन ऑफ एलिमिनेट पॉवर्टी करके। तो आपका यहाँ पर इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव कब हारी। तो आज़ादी के बाद ये देखा गया पहली बार कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव हारी थी बच्चों, वो आपका 1977 के अंदर हारी थी, 1977 के अंदर हारी थी। क्योंकि आपको पता है कि 1975 के अंदर क्या लगाया गया था, 25 जून 1975 को लगाया गया था आपातकाल यानी इमरजेंसी, और ये 2 सालों तक चला था। ठीक है, जैसे ही 1977 आया, इलेक्शन हुए, उसी टाइम पे बहुत सारे लोग नाखुश थे इमरजेंसी से, और यहाँ पर इस पार्टी को हटा दिया गया, कांग्रेस पार्टी को, लोकसभा के अंदर से। ठीक है बच्चों, चलिए, और जनता पार्टी जो है उनको लाया गया। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हेन डिड कांग्रेस लूज द लोकसभा इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 1977 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1960 के दशक को खतरनाक दशक इनमें से किन कारणों से कहा जाता है या माना जाता है। तो कई सारे कारण हैं वैसे तो, लेकिन आप यहाँ पर 4 ऑप्शन में अगर बोलूँ तो जो सही आंसर होगा वो होगा भारत और पाकिस्तान युद्ध और भारत और चीन युद्ध हमें देखने को मिला था। इस कारण से यहाँ पर हम लोग 1960 के दशक को एक खतरनाक दशक भी कहते हैं, डेंजरस डेकेड भी कहते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट या द 1960s वाज द जैसे कि डेंजरस डेकेड करके। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये अति महत्वपूर्ण है बच्चों, इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक मिलान वाला आपका क्वेश्चन है, तो इस मिलान वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया। यहाँ पर देखिए क्या है, सिंडिकेट। तो सिंडिकेट कौन थे? ये भैया यहाँ पर आपका कांग्रेस के ही अंदर एक कह लीजिए जो ताकतवर प्रभावशाली नेता थे उनका समूह था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंडिकेट को लेकर के। अगला है भैया आपका इंदिरा हटाओ का नारा, तो ये ग्रैंड अलायंस ने दिया था। ठीक है, और उसके अगला है हमारा गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत, तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसके अगला है गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ किसने बोला भैया? यहाँ पर ये जो स्लोगन, ये जो नारा दिया गया था, ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था बच्चों। ठीक है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, जैसे सिंडिकेट, तो सिंडिकेट हो जाएगा ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स विद इन कांग्रेस। रिमूव इंदिरा, यानी कि इंदिरा हटाओ, तो ये ग्रैंड अलायंस ने बोला था। नॉन कांग्रेसिज्म, तो ये आपका राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। और एलिमेट पॉवर्टी, तो ये इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका जो बी वाला ऑप्शन है बच्चों, ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया? ठीक है, तो यहाँ पर गैर कांग्रेसवाद का जो नाम दिया अभी हमने डिस्कस किया, राम मनोहर लोहिया ने दिया। याद रखिएगा बच्चों, गैर कांग्रेसवाद राम मनोहर लोहिया। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और राम मनोहर लोहिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर कि 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या था? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन 25 जून 1975? तो इसको घोषणा करने का जो यहाँ पर आधार बताया गया था, वो बताया गया था आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगाया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जून 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इस टाइम पे आपातकाल की घोषणा के समय जो राष्ट्रपति थे बच्चों, वो थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हु वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन जून 1975? तो आपका फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पंजाब समझौते के मुख्य नेता चुनिए। तो राजीव गांधी यहाँ पर थे और संत हरचंद्र सिंह लोंगेवाला, ये पंजाब समझौते के मुख्य यहाँ पर नेता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख सकते हैं जो आपका बी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल डेंगा इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। ठीक है, लाल डेंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चों। तो लाल डेंगा की अगर बात करें तो ये मिजोरम से संबंधित है बच्चों। ठीक है, इस प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे हैं बच्चों, लाल डेंगा की बात हो रही है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और मिजोरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 7 सिस्टर्स में आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ हमें कब से देखने को मिला? तो 1989 से ये देखा गया कि भारत की राजनीति में गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ और ये चला था आपका 2014 तक, जब तक यहाँ पर बीजेपी पार्टी पावर में नहीं आ गई थी बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं दोनों बुक से आपको इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। आप यूँ कह सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और 1989 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में प्रीवी पर्स को समाप्त किया?
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में प्रिवी पर्स को समाप्त किया। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा प्रिवी पर्स क्या होता है। तो देखिए, प्रिवी पर्स एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं आपको। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तो मैंने आपको बताया कि हमारा देश एक भारत तो था नहीं, 565 प्रिंसली स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था। ठीक है, तो इसको एक भारत, अखंड भारत बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर जो राजा राज करते थे, वो क्यों भारत में ज्वाइन हो। ठीक है, तो उनको एक तरह से थोड़ा लालच भी दिया गया। उनको बोला गया कि हम कुछ विशेष अधिकार आपको देंगे और कुछ भत्ता वगैरह हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, कुछ सपोर्ट्स देते रहेंगे, आप हमारे में शामिल हो जाइए। ठीक है, तो इसी चीज़ को समाप्त किया था इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने बोला कि अब ये चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को पूरी तरह से समाप्त करने की ज़रूरत है। ठीक है, यही प्रीवी पर्स होता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच प्राइम मिनिस्टर एबॉलिश्ड द प्रीवी पर्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, मध्य एशिया का कौन सा देश है जहां 10 वर्षों तक अर्थात वर्ष 2001 तक गृह युद्ध की ये चपेट में रहा था? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया या तजाकिस्तान? कौन सा बच्चा बताएगा इसका आंसर? है कोई नौजवान जो इसका आंसर बता सके? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। बताइए, मध्य एशिया का कौन सा देश है जो 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, यानी 2001 तक? देखें जरा कौन सा बच्चा यहाँ पर बता पाता है। तो जी डी होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तजाकिस्तान, हाँ। देखिए, तजाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो देश था बच्चों, ये लगभग 10 सालों तक यहाँ पर गृह युद्ध की चपेट में रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया रिमेन इन द ग्रिप ऑफ सिविल वॉर फॉर 10 ईयर टिल 2001। तो ताजाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन में मुक्त द्वार की नीति कब और किसके नेतृत्व में अपनाई गई थी? ठीक है, तो देखिए, चीन के अंदर जो मुक्त द्वार की नीति अपनाई गई थी, यानी कि ओपन डोर पॉलिसी, 1978 में 8 में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप के अंदर अपनाया गया था बच्चों। ठीक है, यही वाला है ना, 1978। यहाँ तक है आपका ये। एक सेकेंड रुक जाइए, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसके ऊपर, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एनसीईआरटी बुक खोलता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, इस चीज़ को एकदम एनसीईआरटी बुक से ही कंफर्म किया जाए, है कि नहीं? जस्ट सेकेंड बच्चों। आई थिंक ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ए वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और अभी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, अभी हमें एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर बैठना चाहिए बच्चों। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सही बताया था मैंने आपको। 1978 के अंदर देंग शियाओपिंग जो है, इनके नेतृत्व में ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बी वाला ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट यही होगा, 110%। मैंने एनसीईआरटी में देख लिया। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, लेकिन 100% यही होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। और 1978 देंग शियाओपिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट किया गया था। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा ये आपने बताया था, ये हाँ बिल्कुल, ये वाला मैंने बता रखा था। ठीक है, 2005 में नहीं, 1978 की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, डैश हान नदी के चमत्कार के रूप में जाना जाता है। यही क्वेश्चन अगर घुमा करके पूछेगा तो इस तरह से रहेगा कि तेजी से हुए आर्थिक शक्ति का विकास
हान नदी पर चमत्कार निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो हान नदी पर चमत्कार की बात करें बच्चों, तो आपका दक्षिण कोरिया के आर्थिक विकास से संबंधित है। ठीक है बच्चों, हान नदी का चमत्कार, यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डैश इज नोन एज द मिरेकल ऑफ हान रिवर। ठीक है, और यही घुमा करके पूछेगा तो इस तरह से आएगा, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक पावर मिरेकल ऑन द हान रिवर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपका यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साउथ कोरिया से ये रिलेटेड है बच्चों। तो डी वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ का गठन कब और किस संधि के तहत हुआ? कौन सा बच्चा बताएगा? यूरोपियन यूनियन कब बना था? है कोई नौजवान? देखें जरा, इसका जवाब कौन सा बच्चा देता है? सर एग्जाम का सोच करके बहुत डर लग रहा है विजय कुमार। डरने की क्या बात है, इतना पढ़ाई करने पे भी डर लग गए तो क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का। तो डरिए उरिए मत, बिंदास एग्जाम देने जाइएगा पढ़ करके। ठीक है, लास्ट टाइम जो रिवीजन करवा रहा हूँ इसको रिवाइज करके जाइए। 1992, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 1992, हाँ, जो आपका यूरोपीय संघ का गठन हुआ था ये 1992 में हुआ था, मॉस्ट्रीज की संधि के तहत हुआ था। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। 1992 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉस्ट्रीज की संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किन दो आसियान सदस्य देशों से मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो थाईलैंड और सिंगापुर और मलेशिया, इनके साथ भारत का यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता हमने किया है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विथ विच टू आसियान मेंबर्स कंट्रीज डिड इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो थाईलैंड एंड सिंगापुर प्लस मलेशिया भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो कौन है? तो अभी के टाइम पे बच्चों जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस जी। इससे पहले कॉफी अन्ना थे, उनसे पहले बान की मून जी थे, है कि नहीं? इस तरह से ये बदलते रहते हैं। और जो एंटोनियो गुटेरेस जी है जो अभी के टाइम पे महासचिव है यूएनओ के, ये पुर्तगाल देश से संबंधित है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो एंटोनियो गुटेरेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा संबंधित है। सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा होती है बच्चों, ये किससे संबंधित होती है? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित होती है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पर ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जिसे एबीएम बोला जाता है, ये कब हुई थी? तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो आपका हुआ था बच्चों, ये 1972 में हुआ था, 1972 के अंदर हुआ था। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हेन वाज द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी एबीएम साइंड? तो आपका इन 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, रासायनिक हथियार संधि CWC कब हुआ था? केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो आपका जो ये हुआ था बच्चों रासायनिक हथियार संधि, ये 1992 के अंदर हुआ था बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हेन वाज द केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC साइन? तो ये आपका हुआ था 1992 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील एक देश का नाम है, वहाँ पर एक जगह है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो करके एक जगह है जहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 1992 में हुआ था, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण से संबंधित बातें की गई थी बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस थे। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हेन एंड वेयर वाज द अर्थ समिट हेल्ड? तो आपका 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 बच्चे वॉचिंग पर है, लाइक की संख्या है 108। तो लाइक की संख्या बढ़ाइए बच्चों, एटलीस्ट 200 लाइक्स तो कंप्लीट कर ही दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 200 लाइक्स तो कंप्लीट कर दीजिए। और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस निकलते थे आपके आज के एग्जाम के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो हमारा अगला लाइव क्लास है उसको भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अभी के लाइव क्लास के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली लाइव क्लास में, जो कि आप देख सकते हैं शेड्यूल हो रखा है।